नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चर का जो पेपर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों से y डैश टू का सन्निकटन मान है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द y डैश टू फ्रॉम द डेटा बिलो इज ना। तो डेरिवेटिव पूछा है, तो डेरिवेटिव में क्या है, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू जीरो, एक पे एक है, दो पे आठ है, तीन पे 27 है, चार पे 64 और पांच पे 25 है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये तो y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और क्यूब करने पे प्राप्त हो रहा है। अगर इसमें आप जीरो रखोगे तो जीरो मिल जाएगा, एक रखने पर एक मिल जाएगा, दो पे आठ, तीन पे 27, चार पे 64 और पांच पे 125, 125 मिल रहा है फाइव पे। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा ये है। इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, y ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है। और जब भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, जब भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी ये फॉर्मूले जितने भी ड्राइव होते हैं वो पोलिनोमियल फंक्शन मान के ड्राइव होते हैं। तो अगर यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन की जगह कोई दूसरा फंक्शन होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, तब तो अपन डायरेक्ट इससे नहीं कर सकते थे। आंसर है ना, मैच ही नहीं करता। दूसरा क्या है, आंसर में सभी में देखो 12 है, 24 है, 18 है, 6 है। इसका मतलब सब में इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि पोलिनोमियल हो सकता है। अगर पॉइंट में वैल्यू है तो इसका मतलब ना हो सकता पोलिनोमियल ना हो। इसलिए पोलिनोमियल की गारंटी आंसर से ही पता चल रही है, फंक्शन से ही पता चल रही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार डिफरेंस कर दिया तो 3x² होगा। किस वैल्यू पे, 2 पे। तो अगर x का मान 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 पुट की तो 3 इंटू टू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4, 12। अपना करेक्ट आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। तो जिन्होंने ये डेरिवेटिव वाला टॉपिक इसलिए छोड़ दिया कि ये क्वेश्चन इससे हार्ड होता है, देखो टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। टॉपिक छोड़ने का मतलब है कि कई बार इजी क्वेश्चन हाथ से निकलना। टॉपिक पढ़ो चाहे सिंपल सा ही, उसके क्वेश्चन दो ही आए, उसको पढ़ के जाना चाहिए ताकि सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट हो जाए। तो यहाँ इस टॉपिक से डेरिवेटिव टॉपिक जो शो किया ना, एन, ये जो एन ए का हार्ड टॉपिक माना जाता है, उसमें अगर क्वेश्चन इजी मिल रहा है तो इसका मतलब पेपर इजी है। ठीक है। रेखा x माइनस दो बटे तीन बराबर वाई प्लस एक बटे चार बराबर जेड माइनस दो बटे बारह तथा समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 16 के प्रतिच्छेद बिंदु से बिंदु 1,0,2 की दूरी है। ये हम कहना चाह रहे हैं। ये इसने पूछा है कि 1,0,2 की दूरी, ये इन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू की दूरी कितनी होगी, इस टाइप से पूछा है। ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0,2 फ्रॉम द intersection of the line x minus 2/3 बराबर y plus 1/4 बराबर z minus 2/12 and the plane x minus y plus z equals to 16 is। तो देखो ये जैसे ऑनलाइन कोर्स में ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन देखो 3D, इसलिए ना मुझे 3D है ना 2D से भी इजी लगती है। तो 11th 12th की जो 3D है वो 11th 12th की 2D से इजीली इसी कहा जाता है, क्योंकि 11th 12th 2D है ना, उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी है। और 11th 12th की जो 3D उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है। छोटा सिलेबस हमेशा आपको बड़े सिलेबस की तुलना में इजी लगना चाहिए, भाई मेरा ये मानना है। तो यहाँ छोटा सिलेबस है, छोटा सिलेबस है तो इसलिए क्वेश्चन, तो 3D के तो ये मान के चलो शायद ही 3D का कोई क्वेश्चन ऐसा होगा 11th 12th का जो कि टेस्ट में नहीं दिया हो और ऑनलाइन नहीं करवाया हो, ऑफलाइन नहीं करवाया हो। ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, क्लास में और ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्लास टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, चारों में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चारों में। और अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है, आपका नहीं पढ़ा हुआ, तो इसका मतलब फिर आप है ना पढ़ के नहीं जा रहे हो। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ही शानदार कॉन्सेप्ट इसमें। अब मजे तब आते हैं तो छोटा सिलेबस होता है, उसको बार बार पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमेशा ऐड होती रहती हैं, हमेशा ऐड होती रहती हैं। तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ है ना आपको और फास्ट करने क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिक्स मिलती रहती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/12। वैसे तो क्वेश्चन देखो, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 और फिर 5 का और 12 का जो ट्रिपलेट है वो 13। तो आंसर कितना हो गया, 13। तो ये तो डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपको हो गया कि ऐसा हमेशा होना जरूरी है या नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इस टाइप के दो बुक हैं क्वेश्चन में, इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं बुक में, दोनों का आंसर 13 है, दोनों में चेंज है। और दोनों में क्या चेंज है वो अगर आपने और नोट कर लिया कि ये चेंज है, तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। देखो पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब है पहली बार इस क्वेश्चन को आप मेथड सोल्व कर रहे हो, दूसरी बार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि अपन ने क्या किया। और जब तीसरी बार क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको यही बताना चाहिए कि इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन और है और उस क्वेश्चन का आंसर भी इतना ही क्यों आया, क्या रीजन है। तो ये इसका जो रीजन है, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसका जो रीजन है और इस क्वेश्चन का रीजन है वो आप सोच के बताना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर 13 क्यों आया। अगर कोई बच्चा इसको नोट करके बताता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि जैसे लाइन की इक्वेशन सेम है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 और z माइनस 2/12, ये तो लाइन की इक्वेशन, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, इस क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 है, उस क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन है x माइनस जेड प्लस इक्वल टू 3 में से 4 घटाया 12 जोड़ दिया, 12 और 3 15 में से 4 घटाया 11, 11 कम करेंगे तो 5, आपको जो प्लेन की इक्वेशन है वो मिलेगी आपको x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। और बिंदु है ना, बिंदु ये नहीं मिलेगा, इसमें बिंदु क्या मिल रहा है 1,0,2, 1,0,2 बिंदु मिल रहा है, ठीक है। 1,0,2 बिंदु मिल रहा है तो उसमें जो बिंदु है वो अलग है, वो बिंदु अलग क्या है वो भी मुझे दिमाग में आ रहा नहीं है, वो शायद -1 -5 और -10 है, शायद -1 -5 और -10 ऐसा कुछ, ठीक है। इस टाइप का बिंदु, ठीक है। चलो ये कैसे आया, क्यों आया, वो मैं थोड़ा अभी बोर्ड में बताना नहीं चाह रहा, लेकिन दोनों का आंसर कितना है 13 है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मेथड से कैसे करते हैं उसको देख लें, लेकिन दोनों के पीछे लॉजिक है, इस कारण इसका आंसर 13 आया। तो मैं इस क्वेश्चन को मेथड से, इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक, डायरेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन को मेथड से बाय डायरेक्ट तो वैसे कर ही सकते हैं, डायरेक्ट करने में तो मतलब सेकंड ही 2 लगेंगे, मेथड से भी इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा। लेकिन ये चीजें स्टूडेंट की नोट करने की है, बच्चा जितनी मेहनत करे, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते टाइम हर बार कुछ ना कुछ नया नोट करोगे तो फिर आपको पेपर इजी लगने लगेगा, लेकिन पहली बार में आपको बेसिक्स मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, इस रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो रेखा पर कोई बिंदु मान लिया, रेखा पर क्या बिंदु मान लिया x माइनस 2, इसको आप मेथड से सोल्व करो, भाई मेथड से मैं क्यों सोल्व कर रहा हूँ, इसको मेथड से सोल्व करोगे ना तो भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके और क्या मान लिया, k मान लिया, इस पर आप कोई पॉइंट लोगे तो कितना होगा 3k+2, 3k+2, 4k-1 और 12k+2, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट अगर इसको संतुष्ट करता है, इसको संतुष्ट करता है तो क्या होगा, x की वैल्यू रख दी 3k+2, 3k+2 माइनस 4k-1 प्लस 12k+2, 12k+2 इक्वल टू 16, ठीक है। इसको सोल्व किया तो क्या हो गया, 12 और 3 15, 15 में से 4 घटाया तो 11k, 11k, यहाँ पे 2 2 4 1 5, 5 बराबर 16, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 11k बराबर 11 लिख दिया, k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 1 हो गया, k बराबर 1 हो गया, ठीक है। k का मान 1 हो गया, और k का मान 1 रखा तो बिंदु क्या हो गया, k का मान इसमें अगर मैं 1 रख दूंगा तो पॉइंट में क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया 5,3,14, ये लिखा है क्या, ठीक है। और अब दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाया 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 14 - 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो ये रूट का 13 का स्क्वायर आ गया, रूट 13 का स्क्वायर मतलब रूट लेने पर 13 इसकी वजह जाएगी, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी 13। तो मेथड से भी 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर 13 आए तो अच्छी बात है, ठीक है। इस मतलब एक कह सकते हैं कि ये जो 61 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, जो ये 61 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं सब बना, ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचा और ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कोई बच्चा इसके बाद हार मान लेगा, पॉइंट निकाल लेगा, सोल्व कर लेगा, आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट, अब जैसे अगर आपने ढंग से मेहनत की तो ये क्वेश्चन अगर आपने 10 सेकंड के अंदर और कर दिया तो फिर आपका ना जो फ्लो है ना वो फास्ट, मतलब सुपर फास्ट, आप सुपरमैन की तरह उड़ोगे पेपर में, आपको लगेगा पेपर का कुछ लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, एक्चुअल में होना क्या है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में कर कैसे सकते हैं इसको, शो टेस्ट कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेथड से भी करते हैं इस क्वेश्चन को तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे पास क्या एक परवल है क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर 4x परवल है, ये कह रहा है कि x बराबर 4, तो x बराबर 4 मान लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये x बराबर 4 हो गया। अगर x बराबर 4 कोई लाइन है, इसको कट करिए तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 4 रहेगी, और जब x बराबर 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, रूट लोगे तो प्लस माइनस 4, तो ये 4 है, यहाँ पे 4 -4 आएगा। अब इनकी जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है।
ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्रफल को आप A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो एरिया ना ये सारा जो कंप्लीट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, फिर अब एक एरिया और चलेगा, वो भी इसी के अंदर चलेगा। अब एक एरिया और कौन सा चलेगा, वो कह रहे हैं कि अगर y बराबर 4x, y बराबर 4x है ये डायग्राम, x बराबर 1, x बराबर 1 तो ये वाला। ठीक है, ये जो है तो ये अगर एरिया है, इससे अगर इसको A2 से व्यक्त करें, अगर इसको A2 से व्यक्त करें तो A2, ये वाला एरिया A2 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर हम आपको इतना एरिया और बना के दिखाऊं तो यहाँ पे इतना एरिया ये अगर और बनाएंगे तो ये डबल हो गया, इतना एरिया यहाँ पे इसी और बना दें तो इतना और हो गया, तो 4 गुना हो गया। और अगर आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हो, ये बच गया इधर वाला तो 8 गुना हो गया, तो ये आंसर 8 गुना हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना एक बार, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए बताया। ठीक है, मतलब आप अनुमान लगा पाते हो तो सब चीजें संभव है, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में कैसे करना है वो देख रहे हैं। अब अपने पास ये जो एरिया है ना रेड कलर का, ये A2 है, ये पिंक कलर का जो एरिया है वो A1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो इस लाइन पे x और 1 है, जब x और 1 इसमें यहाँ पे पुट करोगे x और 1 तो y स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू +-2 आएगी, तो ये 1,2 है, ये 1,-2। अब आपको पूछा है कि A1 रेशियो A2 कितना, A1 बड़ा एरिया है, A2 छोटा एरिया है, तो A1 बड़ा आएगा और A2 छोटा आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए उनमें सब में बड़ा और छोटा एरिया है। और होना तो क्या चाहिए था 1:8, 8:1 भी देते तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता अगर फास्ट में है, लेकिन ये तरीका भी सही है कि बच्चा को रेशियो का पता नहीं लग पाए। ठीक है, करना है क्या है, अगर आपको A1 रेशियो A2 निकालना है तो आपको क्या करना है, ये A1 वाला रेशियो है ना, इनको मल्टीप्लाई करो 4 गुणा 4 और 4 गुणा 4 16 लिख दो, 16 लिख दो, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, और यहाँ पे 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 इसको लिखो तो 16:2, 16:2 यानी 8:1, ये आपका आंसर। तो ये सिर्फ है ना 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको 4,4 दिख रहा है, यहाँ पे 1,2 दिख रहा है, तो आप इसको 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके या कैसे भी सोल्व करोगे तो लास्ट में आना है तो 8:1 ही है। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है कि पैराबोला का हमेशा एक कॉन्सेप्ट काम करता है, और पैराबोला का एक शानदार क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट 2022 में। वो क्वेश्चन सोल्व करने में तो मेरे को 6 घंटे लगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में तो टाइम नहीं लगा, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को समझने में 6 घंटे लगे। कॉन्सेप्ट समझने में आपको फीलिंग आती है कि हाँ क्वाड्रेचर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना डूबते जाओगे उतना ही आपको मजे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, अगर जिसने इसका बेसिक पढ़ा ढंग से, जिसने रटा है, रट के भी कर सकते हो, जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हो। ठीक है, कईयों ने ऐसे, ये खूब मैं देखता हूँ बच्चों को वाइस और जैसे बच्चों को चाहे कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर वाइस बराबर 4x और x बराबर 4by, अगर इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल पूछेंगे तो बता देंगे कि 16ab/3 होगा। ठीक है, 16ab/3 होगा। ऐसे ये रिजल्ट याद रखा है, एक आधा रिजल्ट और बता देंगे, इसको भी सोल्व करके कर देंगे सारे। लेकिन अगर बच्चे को अगर उसका कॉन्सेप्ट का जो मेन अप्रोच नहीं मालूम तो वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, फिर उसको मेथड से ही करना पड़ेगा, मेथड से करेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे आता तो मैं सेकंडों में इसको उड़ा देता। यहाँ मुझे पता है कि 4,4 आएगा, यहाँ मुझे पता है 1,2 आएगा, और 16:2 करते ही 8:1 आ गया, ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्यों कर देता सेकंडों में, क्यों कर देता, क्योंकि मैंने पहले घंटों में टाइम दिया इसको, इस क्वेश्चन को घंटे में, पैराबोलिक कॉन्सेप्ट को घंटों दिया मैंने, घंटों दिया मतलब खूब, मतलब हो सकता मैंने 30 बार तो पढ़ाया हो, और ना हर बार हर क्वेश्चन के बारे में मैंने खूब काम किया हो। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन विद द कर्व, उस समतल का समीकरण जो वक्र x बराबर t⁴ - 1 x बराबर t³ - 1 z बराबर t² के साथ मूल बिंदु पर त्रिबिंदु संपर्क करता है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो ये क्वेश्चन है ना, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तब आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तो मुझे पता था कि भी है ना ज्योमेट्री पढ़नी है और उसमें इसका क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया रह जाता है कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने दूसरी बार पढ़ा तो इसका मेरे से सॉल्यूशन नहीं हुआ, नहीं सॉल्यूशन हुआ तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई तो फिर शॉर्ट ट्रिक साथ में रखी। फिर मैं एग्जाम में गया तो एग्जाम में सॉल्यूशन से पहले मेरे को शॉर्ट ट्रिक याद आ गई, शॉर्ट ट्रिक याद आ गई तो सोल्व हो गया। तो मेथड से भी सोल्व हो सकता है। अच्छा दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन टेस्ट में पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इस टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है ना, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जब मेरे एग्जाम में आया तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ना दिमाग से स्लिप होता है, इसका सॉल्यूशन कई बार स्लिप हो जाता है। स्लिप कब नहीं होता, जब कम से कम आपने 3-4 बार पढ़ा, तब नहीं होता। अगर आप 1-2 बार पढ़ के जाओगे, देखो सिचुएशन होती है, क्वेश्चन आपके दिमाग से स्लिप कब होता है, माइंड आपका ना एकदम ब्लॉक कब होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो किसी टॉपिक में, आप होगे इस टॉपिक के तक चाहे 2 टेस्ट या 10 टेस्ट लो, और जहां आपका कॉन्सेप्ट वीक रहेगा ना
वहां आपको ऐसे डर लगने लगेगा। आप पहले से डरते डरते जाओगे तो आप सीधी सी बात है वहां पे आप फ्रीज हो जाओगे, एकदम ब्लॉक हो जाओगे। तो यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको टेस्ट में पहले नंबर पर क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप है ना डायरेक्ट समझ के 10 सेकंड में कर सकते हो। तो टेस्ट में अगर क्वेश्चन मिल गया और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो और अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो आपको वैसे आना चाहिए चाहे को टेस्ट में दे या नहीं दे, ठीक है। तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करके जा रहे हो तो बेवकूफी है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करके आ रहे हो तो इसका मतलब आपने ना 150 में से 3 क्वेश्चन कर दिया, 4 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ जो प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप है ना 150 में से 4 क्वेश्चन करके आ गए, 5 क्वेश्चन करके आ गए, और 150 में से 5 क्वेश्चन करके आ गए, इसका मतलब 4% नंबर आपने लिया है, 4% नंबर आपके आ गए, इसका मतलब ना बाकी के परसेंट और जितने और चाहिए उसके लिए मेहनत और करनी पड़ेगी। तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है अच्छा करना कैसे, अगर ये x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है t की पावर 4 - 1, y बराबर दे रखा है t रेज़ टू पावर 3 - 1, z इक्वल टू दे रखा है t रेज़ टू पावर 2 - 1। अगर मूल बिंदु है तो इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। x y z 0 कब होगा, जब तीनों में आपको दिख रहा होगा कि जब t बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आती है, y की वैल्यू भी 0 आती है, z की वैल्यू भी 0 आती है। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ओरिजिन प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो t बराबर किस पे कर रहे हैं, जो भी हम वर्क करेंगे वो t बराबर 1 पे। अच्छा समतल का समीकरण जो किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु पर, समतल का समीकरण मूल बिंदु से गुजरता है तो समतल का समीकरण क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर तो 0 जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे x y z की वैल्यू रख देंगे तो ये समतल का समीकरण है, a इंटू टी की पावर 4 - 1 प्लस b इंटू टी की क्यूब -1 प्लस c इंटू टी स्क्वायर -1 0, ठीक है। इसको मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन ऑफ t मान लिया, मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको फंक्शन ऑफ t का, फंक्शन ऑफ t किसको कहा, a इंटू टी रेज़ टू पावर 4 - 1 प्लस b इंटू टी रेज़ टू पावर 3 - 1 प्लस c इंटू टी रेज़ टू पावर 2 - 1, इसको f ऑफ t का। अब ये क्या करता है, त्रिबिंदु संपर्क रखता है, तो त्रिबिंदु संपर्क रखता है तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, साथ में f डैश 1 0 होगा और f डबल डैश 1 भी 0 होगा, और इसके आगे के लिए f ट्रिपल डैश 1 वो 0 नहीं होगा। अगर n पॉइंट कांटेक्ट है तो n-1 डेरिवेटिव तो 0 होगा और nth डेरिवेटिव वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो f1 तो आपको पता ही है कि f ऑफ 1 है वो 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 0 होगी। अच्छा इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं ये जो लाइन लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को याद रखने के लिए, ट्रिक को याद रखने के लिए। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिलता है जिसको आप नोट करके एग्जाम तक उसको साथ लेके जा सकते हो। जैसे अपन कहते हैं स्टेपनी, लैंग्वेज में क्या कहें अपने, क्या है कि आपकी हेल्प करने के लिए एग्जाम में कौन जाएगा, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एफ डैश टी किया, एफ डैश टी किया मतलब a इंटू 4t³ प्लस b इंटू 3t स्क्वायर प्लस c इंटू 2t। और अगर एफ डैश 1 को 0 करना है तो t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फिर उसको 0 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर अगर आप एफ डैश टी करोगे, मैं इसके बारे में कुछ अभी डिस्कस करूंगा लेकिन एक बार मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। एफ डैश टी निकालोगे, एफ डैश टी इससे लिखोगे, एक बार वो डेरिवेटिव किया तो कितना हो गया 4 इंटू 3 12 a इंटू टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू बी इंटू टी प्लस 2 इंटू सी। और ये भी अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी 1 पे 0 है तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 12a प्लस 6b और प्लस 2c इक्वल टू 0, और 2 से डिवाइड और कर दिया तो 6a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया प्रॉपर मेथड की बात, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सोल्व करोगे, क्रेमर रूल से सोल्व कर दो, चाहे यहाँ से आप क्या कर दो b का अवलोकन कर दो। अगर आपको वैसे नहीं आता तो आप एक दूसरे को घटा दो आपस में घटाने पर, अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6a में से 4a घटाओगे तो 2a बचेगा, 2a माइनस c इक्वल टू 0, उससे c बराबर 2a आ जाएगा, c बराबर 2a आ जाएगा। c बराबर 2a यहाँ पे किसी में इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, उसमें a और b में रिलेशन आ जाएगा, और वो रिलेशन आप करके वहाँ पे लिख के सब आप a के पदों में लिख सकते हो, c का मान भी a के पदों में आ गया, b का मान भी a की टर्म से लिख सकते हो, b का मान भी a की टर्म से लिखोगे तो सब में a को मना के कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। आगे का आपका होमवर्क है भाई, आगे का आपका क्या होमवर्क है, आप चाहो तो क्रेमर रूल लगा के जैसे भी करके ना वैसे करके भी सोल्व करोगे तो उससे भी वो आंसर आएगा। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने को आंसर याद रखना है। देखो ये है 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मान 0 कब होगा, इसका मान 0 तब होगा जब ये तीनों पॉजिटिव है तो 0 पॉसिबल नहीं है, इसमें भी ये तीनों पॉजिटिव है तो 0 पॉसिबल नहीं है,
इसका मतलब क्या होगा, तीनों पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो जब आप मेहनत करते हो तो फिर आपको नोट करना, जब तीनों पॉजिटिव नहीं हो तो किस वे में आएंगे, तो इस क्वेश्चन में प्लस माइनस प्लस में आएंगे, प्लस माइनस प्लस में आएंगे। ठीक है, अच्छा ये 4 3 2 क्या है, 4 3 और 2 क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, ये 4 3 2 4 3 2 आपकी खूब हेल्प करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में अगर मैंने जब इस क्वेश्चन को किया था तो क्या याद करके गया था, कैसे किया था वो देख लो भाई। मेरी चीजें दो दिमाग में थी, एक तो सभी साइन पॉजिटिव नहीं होंगे, सभी साइन पॉजिटिव नहीं होंगे तो इसको काट दिया मैंने। अब ये इनमें सब में साइन पॉजिटिव नहीं है। दूसरा मेरे दिमाग में क्या था, मेरे रिजल्ट दिमाग में कोफिशिएंट भी थे, लेकिन इन्होंने कोफिशिएंट मोस्टली वही लिए इसमें इसमें इसमें। तीसरा मेरे था, इनकी जो टोपी है ना वो मेरे को कहाँ मिलेंगे, इसकी टोपी, इसकी टोपी और इसकी टोपी। इसकी टोपी 4 है, इसकी टोपी 3 है, इसकी टोपी 2 है, तो इनके ऊपर जो कैप है ना, वो कैप है ना मैं कहाँ में लूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स जगह 4 पुट करता हूँ तो 3 गुणा 4, और वाई की जगह 3 पुट करता हूँ, और जेड की जगह 2 पुट करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये 12 12 12 24 माइनस 24 जीरो संतुष्ट करता है। इसका मतलब आपके पास दो चीजें हो गई एग्जाम में, पहला मेथड तो है ही है, उसके अलावा दो चीजें और क्या हो गई, आपको ये पता है कि ये जो इनकी जो कैप है ना, ये जो कैप है ये इस आंसर को संतुष्ट करती है, तो आपके दिमाग में तुरंत रहेगा। दूसरा आपके दिमाग में क्या रहेगा, जो इक्वेशंस हैं, जो अपने इक्वेशन सोल्व की थी उनसे दिमाग में क्या रहेगा कि साइन अल्टरनेट आया था, प्लस के बाद में माइनस, माइनस के बाद में प्लस, तो प्लस के बाद में माइनस के बाद में प्लस आना चाहिए, ये नहीं होगा, या तो ये पॉसिबल है ये पॉसिबल। इनमें से टोपी कौन संतुष्ट कर रहा है, टोपी ये संतुष्ट कर रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इतना न करके आपको आंसर भी पता होना चाहिए, 3x माइनस 8y प्लस 6z इक्वल टू 0, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आंसर आप है ना याद करोगे तो 100 में से 2 दिमाग में रहेंगे, 98 निकल जाएंगे। आंसर के साथ अगर आपने हेल्पिंग वर्ग, मतलब इसके कहते हैं ना कि सहायक क्रिया, आपने स्टेप नहीं साथ में आपके, तो फिर आंसर दिमाग से निकलेगा नहीं। तो जब मैं एग्जाम में गया तो मेरे दोनों चीजें दिमाग में थी कि अल्टरनेट साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, और ये जो कैप है इसके आंसर के अंदर रखनी है, संतुष्ट हो जाएगा। तो वो दोनों चीजें मेरे दिमाग में थी। क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं पकड़ पाया सामने, 10 सेकंड में नहीं टिका, बात खत्म। और अगर वो चीज दिमाग से निकल जाती है तो मेथड आता है, इसलिए तो मेथड पढ़ा जाता है, इसलिए तो बेसिक पढ़ा जाता है। इसलिए जब भी एग्जाम में करते हैं तो आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये एक बार में सारी चीजें ट्राई नहीं करें। पहला टारगेट होता है कोर्स करना, पहले टारगेट है कोर्स करो, जब कंप्लीट कोर्स हो जाए ना फिर इन पे काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, सरल रेखा तथा समतल के मध्य कोण, सरल रेखा और समतल, तो पहली चीज तो ये देखना है कि सरल रेखा और समतल के बीच में अगर कोण की बात चल रही है तो साइन इनवर्स आएगा, और साइन इनवर्स के अंदर कुछ ब्रैकेट में न मिले तो फिर अपन किसकी तरफ जाएंगे, कोस इनवर्स की तरफ जाएंगे, उसको साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोण के लिए ये बिंदु तो काम में लेना नहीं है, इसका सदिश तो ये हो गया, और इसमें यहाँ पे ये काम में लेना है। तो अगर आपको पता है कि रेखा का जो वेक्टर फॉर्म है, लाइन की जो वेक्टर फॉर्म, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश है, और अगर समतल का आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर डी, अगर इस टाइप से लिख रखा है, तो इनके मध्य कोण अगर थीटा, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज थीटा, देन साइन थीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंगल π/2 वगैरह कुछ होता है तो सबसे पहले बी डॉट एन को ही सोल्व करना होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल कहीं 0 या π/2 वगैरह कुछ नहीं है तो अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो बी डॉट एन वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये है बी डॉट एन वेक्टर को मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, उसकी जो वैल्यू है वो होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको मल्टीप्लाई करें तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, दूसरे में आई कैप का कोफिशिएंट 2, पहले में आई कैप का कोफिशिएंट -1, दूसरे में -1, तीसरे में 1 और इनटू 1। इसको सोल्व कर लिया तो 2 + 1 + 1, इसको सोल्व कर लिया तो 4। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सही लिखा है, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड सोल्व करोगे तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 आ गया। और मैं ये मान के बता रहा हूँ भाई थोड़ा सा कि आपको पहले से पता है, वरना पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा फिर उसके बाद में पता चलेगा। और एन का मैग्नीट्यूड मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। तो एन का मैग्नीट्यूड में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √6। ठीक है, तो अब ये सब चीजें यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देगा 4, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे √3 और यहाँ पे है √6। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 4 को लिखा 2 गुणा √2 गुणा √2, पहले एक 2 को 2 गुणा 2 लिखा फिर ऐसे लिखा, तो इसको लिखा √3 गुणा √3 गुणा √2, 1 √2 से 1 √2 कैंसिल, 2 √2/3, ये अपना आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो मैं कहूँगा बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसकी तुलना में ये क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन को भी मैं मानता हूँ कि बच्चों ने करके आए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का है और
ये क्वेश्चन ना लगभग मतलब चारों पांचों क्वेश्चन है ना देखे जाए तो, अगर देखा हुआ है तो अगर 10-10 सेकंड के अंदर भी हो सकते हैं, नहीं देखा हुआ तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट भी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन है ना इजी। ठीक है, अब एक ही बिंदु से दो गेंदें क्रमशः 30 डिग्री और तथा 60 डिग्री कोणों पर प्रक्षेपित की जाती हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई समान हो तो प्रक्षेप वेगों का अनुपात है। ठीक है, two balls are projected from the same point with angles of projection 30 degree and 60 degree respectively. If they attain the same greatest height, then ratio of their velocities of the projection is, ये अपने को बताना है। अब एक देखो, अगर आपको मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट देखना है तो मैक्सिमम हाइट के कॉन्सेप्ट में और एक रेंज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप यहाँ पे चलोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका क्या कोई वेलोसिटी यू वेलोसिटी से आपको फेंका जाता है, यहाँ पे कोई एंगल है, वो मान लो कि हम एक बार अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर जो वेलोसिटी होती है, वे वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा होता है, और ये वर्टिकल कॉन्सेप्ट होता है वो यू कंपोनेंट होता है वो यू साइन अल्फा होता है। ठीक है, तो वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो यू कोस अल्फा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कोस अल्फा, और वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो यू साइन अल्फा है। ये अपने पास है। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? मैक्सिमम हाइट के लिए ये जिम्मेदार है, और रेंज के लिए दोनों जिम्मेदार है। ये आपको दिमाग में, तो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई तरफ ये ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये ले जाने की कोशिश करेगा, इन्होंने कहा है कि आप चाहे 30 डिग्री से चाहे 60 डिग्री से, दोनों डिग्री आप अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो उस केस में मैक्सिमम हाइट सेम है। यानी अगर मैं ये कहूं कि θ1 30 डिग्री है और θ2 क्या है, θ2 क्या है 60 डिग्री, तो एक तो आप फॉर्मूले से कर लेना भाई, फॉर्मूला लिख के कर लेना। फॉर्मूला क्या मैक्सिमम हाइट का, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इससे आप कर लेना। ठीक है, एक बार पहले वाले में h1 लेगो तो यहाँ पे u1 आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, दूसरे वाले में h2 लेगो तो u2 और अल्फा 2 ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा 1 लिख दो, अल्फा 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1 30 डिग्री, अल्फा 2 60 डिग्री है। ठीक है, u1 वेलोसिटी पहले वाला है, u1 वेलोसिटी हमने क्या किया, इसको फेंका, u1 वेग से फेंका, और दूसरे वाले को हमने u2 वेग से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि h1 और h2 इक्वल है, h1 और h2 इक्वल है, तो मैं ये कहूंगा दोनों के जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे। सोल्व करने के बाद में भी लिख सकते हो चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो सोल्व करने के बाद में आएगा आपसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं अगर हाइट इक्वल कर रहा हूँ तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कर रहा हूँ, तो यू साइन अल्फा बराबर u2 साइन अल्फा 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का जो रेशियो होगा u1 अपॉन u2 होगा वो कितना होगा, साइन अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला उससे अप्लाई करोगे तो 2g से 2g कट जाएगा, दोनों तरफ रूट लोगे तो यही चीज आएगी और कुछ है नहीं। ये साइन अल्फा 2 की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 है और साइन 30 डिग्री 1/2 है। दोनों का हर समान है, तीनों में इक्वल कट जाएंगे तो ऊपर तो √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो रेशियो आएगा वो √3 अनुपात देगा। तो ये अपना है। तो जो हाइट होती है, हाइट के लिए जो जिम्मेदार घटक है वो कौन है, वो ये है यू साइन अल्फा। तो आप जब भी हाइट का फॉर्मूला लिखोगे तो उसके अंदर आपको यू साइन अल्फा मिलेगा, जब भी रेंज का फॉर्मूला लिखो तो ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ अकेला इधर ले जाकर भी आप रेंज भी नहीं पहुंच सकते, थोड़ा पहले प्रूव किए फिर तो दोबारा उधर जाएगा, तो दोनों चीजें जिम्मेदार है। तो अगर दिमाग में कुछ चीजें फॉर्मूले के साथ आपने याद कर रखी हैं तो आपको थोड़ा फास्ट आंसर भी कर सकते हो, और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी है ना वो थोड़ा बिल्ड होता है। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री दूसरा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं, सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, वो देखेंगे तो वो सोचेंगे इस पर रेखा समीकरण कैसे हो गया, ऐसा तो अपने पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड टेस्ट में दिया हुआ ऑनलाइन में। यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह कितना था, -t स्क्वायर, सेम क्वेश्चन था लेकिन टी स्क्वायर की जगह क्या था, -t स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि टेस्ट बनाने में कितनी मेहनत की हुई वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वक्र का बिंदु t बराबर 1 पर स्पर्श रेखा समीकरण, अगर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमने जो मेहनत की है क्वेश्चन का सिलेक्शन में वो काबिल तारीफ है ना। ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन उठा दिया कुछ ही पटक दिया ना, क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में, आंसर हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर है ना एक भी मिस्टेक ना मिले, अगर एक आधी कोई मिस्टेक आती भी है तो वो हम तुरंत उसको करेक्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलता है। ठीक है, सारी चीजें
ऐसा इस टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ना हम ज़्यादा दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, कंटेंट मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जरूर हमें पहली बार कर रहे हैं तो जोर आ रहा है, क्वेश्चन का कलेक्शन करने में हमें टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, बाकी और कोई इशू नहीं है अभी इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो वक्र क्या दे रखा है, एक्स बराबर ये दे रखा है, बिंदु पर स्पर्श रेखा समीकरण, जब टी बराबर 1 रखो तो बिंदु क्या मिलेगा, टी बराबर 1 पर पॉइंट है, पर जो पॉइंट मिलेगा टी बराबर 1 पर, तो टी बराबर 1 रखने पर पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो जाएगी 2, यहाँ पे टी बराबर 1 रखने पर 1 और टी बराबर 1 रखने पर 2, तो पॉइंट तो 2 1 2, तो 2 1 2 से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, 2 1 2 से ये पास हो रही है, ये 2 1 2 से पास नहीं हो रही, ये 2 1 2 से पास हो रही है, ये 2 1 2 से पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गया। और इस पर रेखा समीकरण लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस जो भी पॉइंट है अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी बराबर वाई माइनस वाई, ठीक है। अभी ये एक्स माइनस टी की बताऊँ तो डी वाई ओवर डी टी, जेड माइनस जेड वन और डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। और ये डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी भी कब, जब टी बराबर कितना हो, 1 हो, टी बराबर 1 ही ना, टी बराबर 1 पर, टी बराबर 1 पर, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी टी निकालो, उसमें टी बराबर 1 पुट करो तो 1 आएगा, तो हम पॉइंट भी रख रहे हैं एक्स माइनस 2, वाई माइनस 1, जेड माइनस 2, और डी एक्स ओवर डी टी कब, जब टी बराबर 1, डी एक्स ओवर डी टी जब टी बराबर 1 तो ये, डी वाई ओवर डी टी जब टी बराबर 1 तो 2, डी जेड ओवर डी टी जब टी बराबर 1 तो ये, तो हमारे जो स्पर्शरेखा समीकरण है ये, तो इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स से होना चाहिए। समूह जी बराबर 1 2 3 4, देखो 4 कोटि का ग्रुप दे रखा है, 4 कोटि का प्रत्येक समूह, 4 कोटि का प्रत्येक समूह कैसा होता है, अबेलियन होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, 5 ऑर्डर तक का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, क्रमणीय होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव ग्रुप है, और कम्यूटेटिव ग्रुप में क्या होता है, जो नॉर्मलाइजर होता है उस ग्रुप के बराबर हो जाता है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट 3 अगर निकालेंगे तो ग्रुप के बराबर हो जाएगा। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप है 1 2 3 4, तो अगर 3 का जो प्रसामान्यक है नॉर्मलाइजर है वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन पूछा है, बच्चे अगर है ना थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो बहुत से बच्चे इसको करके आए हैं जिनको नॉर्मलाइजर, अगर वो देखो नॉर्मलाइजर है, सेंटर है, कुछ अपने सिलेबस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के तो मैंने 20 वीडियो बना के डाल रखे हैं ऑनलाइन कोर्स में, 20 वीडियो मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैंने समझाया नहीं है, ठीक है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे, उसके बाद आप जब टेस्ट दोगे तो टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिफरेंट, तो जो बच्चा मेहनत करना चाहे वो बेसिक से लेकर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा शानदार समझ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो इतना है, आप 100 वीडियो बना के डाल दो तो भी और सीखने को मिलेगा, मजे आते हैं पढ़ने में पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निष्पक्ष सिक्के को निश्चित संख्या में बार बार उछाला जाता है यदि 7 चिताने की प्रायिकता और 9 चिताने की प्रायिकता, 9 चिताने की प्रायिकता बराबर तो 2 चिताने की प्रायिकता क्या होगी, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन, a fair coin is tossed again and again in a fixed number of times. If the probability of getting 7 heads is equal to that of getting 9 heads, then probability of getting 2 heads is कितना है। ये एक क्वेश्चन है जिसको मैंने जब क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था या फिर मैं टेस्ट ले रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैं बच्चे का नाम भी बता सकता हूँ किसने पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, औरों से ज़्यादा मेहनत करेगा, क्वेश्चन सोल्व करके एक्स्ट्रा आएगा तो उसको मतलब उसको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं हम सिर्फ इतना पढ़ के चले जाएं क्या, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं है, और ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो हो सकता है एग्जाम से आपसे अटेम्प्ट नहीं हो। तो कोई कहेगा कि ये क्वेश्चन इजी हार्ड है तो मैं कहूँगा हार्ड है, क्यों, कब, बस एक कंडीशन कि आपका पहले नहीं देखा हुआ, आप अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा तो हार्ड है, वरना ये 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, आप किस प्रकार के स्टूडेंट हो, आपका क्वेश्चन नहीं देखा हुआ नहीं देखा। तो बार बार उछाला जाता है, सिक्के को बार बार उछाला जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो कितनी बार, अगर n बार उछाला जाता है, मान लो सिक्के को n बार उछाला जाता है, तो सिक्के को n बार उछाला जाता है तो r बार चिताने की प्रायिकता कितनी होगी, NCR अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 चिताने की प्रायिकता, 7 चिताने की प्रायिकता किसके बराबर है, 9 चिताने की प्रायिकता है, तो 7 टेल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9 टेल्स हेड दे रखा है क्या चिताने की, तो 7 हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। तो 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9 NC7 अपॉन 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू NC9 अपॉन 2 रेज टू पावर n। 2 रेज टू पावर n से 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो गया, NC7 बराबर NC9 हो गया, ठीक है। इससे n बराबर कितना हो गया, n बराबर 7 प्लस 9 हो गया। n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 हो गया। n की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकलेगी, आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ के ले सकते हो, यहाँ पे 7 चित है, यहाँ पे 9 चित है, तो n की वैल्यू 7 प्लस 9 कितना हो गया, 16। अब एक बार मेहनत करोगे तो फिर ऐसे डायरेक्ट लिख पाओगे।
अब दो चिताणी प्रायिकता पूछिए, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, दो चिताणी प्रायिकता। तो दो चिताणी की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू एड्स कितना होगा 16C2 अपॉन 2 n की मान तो 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान 2 है, n का मान 16 है। अब 1/2 तो अलग चल रहा है, 1/2 तो अलग 16C2, तो n/2 का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी आना चाहिए। मैंने सोल्व करने के खूब तरीके बता रखे हैं, खूब बार सोल्व करवाया, लेकिन मैं यहाँ पे भाई कुछ बच्चों को नहीं पता, इसलिए मैं n×n-1/2 बता रहा हूँ। यहाँ पे 16 गुणा 16 में से कम किया 15, 16×15/2, ये 2 की एक पावर तो इससे कैंसिल हो जाएगी, और 2 की 3 पावर इससे कैंसिल करोगे तो ऑल ओवर सब कैंसिल होने के बाद में 15 बचेगा, और अपॉन में 2 की पावर 13 बचेगा। तो 15/2 की पावर 13, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को इजी में नहीं मान रहा, इस क्वेश्चन को हार्ड मान रहा हूँ जब तक क्वेश्चन नहीं देखा। और ये क्वेश्चन इन 10 में कोई कैसा से हार्ड क्वेश्चन कौन सा है, तो दोबारा वही बात आती है, जिसका पढ़ा हुआ है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसको नहीं पढ़ा तो वो हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैं ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट में कहूँ तो मैं इसको हार्ड क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना पता नहीं दिमाग में क्या वहाँ पे चलता रहता है कि जो अप्रोच है उसको बोल के नया करने लग जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/d⁴ प्लस d⁻³ प्लस d स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, d⁻। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर दो चीजें इस क्वेश्चन के बारे में, एक तो एग्जाम में अगर ये लग गया ना कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है मैं कर ही दूंगा, और हो रहा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है ना पेपर भी ले जाते हैं। वैसे तो बहुत ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है ना अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में कहा कि मैं तो उसको करके जाऊंगा, तो जरूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करके आओ, हो सकता है कि आप पेपर भी खराब करके आ जाओ। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले राउंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट न करें जो कि 1 मिनट से ज़्यादा ले ले। जहां आपको सोचना पड़ रहा है, दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है, वहीं पे आप क्या करो, उसको पहले राउंड से टालो। चाहे पहले राउंड में 20 ही क्वेश्चन हो, लेकिन वो आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, वो इजी वे में आपसे अटेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या होना चाहिए एग्जाम में, अगर इजी वे में अटेम्प्ट होने का तरीका क्या, देखो अगर इसका गुणांक देखो तो 1 1 1 3, इसका गुणांक -1 -2 0 आ रहा है, गुणांक का 0 है, इसका मतलब x और 1 पुट करने पर संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब आंसर में x आएगा। अब सब में x दे रखा है, यहाँ पे x की पावर x दे रखा है, x की पावर x दे रखा है, x की पावर x दे रखा है, x की पावर x दे रखा है। तो ये भी खुद कह रहा है कि आंसर भी चीख के कह रहा है कि एक बार तो ये फैक्टर 0 होगा, बाकी दूसरी बार 0 नहीं होगा। अगर दूसरी बार 0 होता तो आंसर में x2 भी प्रेजेंट होता, लेकिन मान लो आंसर अपन नहीं नोट करते, अपने को टाइम का आंसर नोट करने का, अपने को तो क्वेश्चन नोट करके फिर सीधा अपना फैक्टर दिमाग में आता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन में गलत तरीके से जा रहे हो। तो करना कैसे है, जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 1 को कुछ नहीं कहना, और यहाँ पे इसका डिफरेंस करना है, 4d³ प्लस 3d² प्लस 3d² प्लस 2d प्लस 2d माइनस 1 e⁻x। अब अगर आप देखोगे तो उसके गुणांकों का योग है, सम ऑफ कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं आ रहा, यानी x का गुणांक 1 है, वो 1 रखने पर नीचे 0 नहीं आ रहा। तो अब इसको आगे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, x इंटू e⁻x, यहाँ पे x e⁻x का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे d 1 पुट करते हैं, तो 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। इसको सोल्व किया तो x e⁻x, ये 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, इसका आंसर हो गया x e⁻x अपॉन 9 में से 1 घटाया 8, ये आंसर, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं आंसर हो सकता है, तो सब में कह रखा है x e⁻x का आंसर होगा, x e⁻x का आंसर होगा। तो इसका कोएफिशिएंट थोड़ा सा चेंज करना है। अब अगर जिसने इस क्वेश्चन को फैक्टर से ट्राई किया है तो हो सकता है कि वो 2 मिनट 3 मिनट में भी हो सकता है क्वेश्चन न करे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक फैक्टर करके डिवाइड करके रुक गया तो भी अच्छी बात है, तो भी उसके लिए प्लस पॉइंट है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो पेपर में कई बार क्या है, कई बार ये दिमाग में रहना कि मुझे तो आता ही है, मैं तो इसको करके ही जाऊंगा, सबसे खतरनाक स्थिति है। मैं इतनी साल से पढ़ा लिया, इतने साल हो गए पढ़ते हुए, कई टॉपिक में मेरी भयंकर कमांड है, मैं क्वेश्चन को देख के बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक मैं क्वेश्चन में एग्जाम में अटेम्प्ट कर लूंगा, अच्छा है। तो आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में ये दिमाग में मेंटलिटी के मत जाओ कि मैं इतने क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा, या ये क्वेश्चन तो मैं करके ही जाऊंगा, या ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए एग्जाम टाइम में, ये चीज आप दिमाग से हटा, होना ही चाहिए एग्जाम टाइम में, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ दो। ये मानते हो कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपना दिमाग तो सही है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको छोड़ दो और है ना बाद में देखेंगे,
बाद में कब, दूसरे तीसरे राउंड में। पहले वो क्वेश्चन होने चाहिए जो कि कुछ कम टाइम में, मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट हो। तो एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि मिनिमम टाइम में पहले वो क्वेश्चन जो लेस देन 1 मिनट के अंदर, फिर वो जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर, फिर बाद में की बात है कि 2 मिनट से ज्यादा वाले क्वेश्चन है वो बाद की बात है। इस क्वेश्चन में आपने 2 मिनट से ज्यादा लगा दिए, पहले राउंड में लगा दिया, दूसरे राउंड में लगा दिए, तो उसका मतलब आप ना तैयारी करके नहीं जा रहे, या आपको पता नहीं पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। धन्यवाद।